फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नया बेहतरीन वीडियो लेकर के। मेरे उससे पहले कुछ एक क्वेश्चंस हैं। क्या आप एज अ मेडिकल प्रोफेशनल हैं और क्या आपने कभी एनएबीएच हॉस्पिटल में काम किया है? अगर आपने किया है तो क्या आपने क्या-क्या चीज़ों को फेस किया है दोस्तों? क्योंकि आज जो हम जो जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो डायरेक्टली कहीं न कहीं हेल्थ प्रोफेशनल जो भी प्रोफेशनल हैं, उनकी लाइफ से रिलेट करता है, स्पेशली जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी लाइफ से। सो अगर वो ये चैप्टर देखना मिस नहीं करेंगे, तो उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और जो उनके करियर के लिए भी एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी होगा। तो वो क्या है, जानेंगे आज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राघवेंद्र सिंह सोलंकी और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल एनी मेडिकल ट्रेनिंग्स पर, जहाँ पर रेगुलर बेसिस पर हम आपके लिए लेके आते हैं वर्ल्ड के टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट कोर्सेज की इंफॉर्मेशन, साथ साथ में मेडिकल और हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए वो तमाम जानकारियां जो आपके जीवन काल में एज अ हेल्थ प्रोफेशनल के रूप में आपको काम आती हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हम कुछ नॉन मेडिकल सर्टिफिकेट की डिटेल भी आपके साथ में शेयर करते हैं, जैसे कि हमारा अभी माई गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा सीरीज चलता है कि उसमें जो भी व्यक्ति सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको इसमें पार्टिसिपेट करके वो भी वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं और अपना नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, शिक्षा कहीं भी शिक्षा कभी भी के साथ में एनी मेडिकल ट्रेनिंग काम कर रहा है। तो आप भी हमारे मिशन से जुड़िए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर अप करने वाले हैं दोस्तों। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे टॉपिक इन्फॉर्मेशन में स्टैंडर्ड एंड ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स लिखा है, लेकिन ये किसका है और क्यों है और सीओपी का फुल फॉर्म क्या है, इसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड किया है। दोस्तों सेकंड आपको दिख रहा होगा सीओपी 8, तो मतलब 1 टू 7 तक क्या, उसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 2 जो कि एनएबीएच का चैप्टर नंबर 2 है, केयर ऑफ पेशेंट्स, जिसको सीओपी के नाम से भी जानते हैं, वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है आपको आई बटन ऊपर दे दूंगा, वहां से जाके 6.1 वीडियो को आप अगर सर्च करते हैं एनएबीएच पार्ट 6.2 चैप्टर नंबर 2 का, तो वो आपको अब मेरे नाम से मिल जाएगा, एनी मेडिकल ट्रेनिंग के नाम से आपको इजीली मिल जाएगा। आज की वीडियो हम सिर्फ बात करेंगे सीओपी के चैप्टर नंबर स्टैंडर्ड नंबर 8 से लेकर के 14 तक कवर अप करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। एनएबीएच चैप्टर नंबर सीओपी, एनएबीएच चैप्टर सीओपी स्टैंडर्ड सीओपी नंबर 8। सो ट्रांसफ्यूजन सर्विस प्रोवाइडेड एज पर द स्कोप ऑफ द सर्विस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेफली। सो अगर कोई भी से 7th स्टैंडर्ड में हमने समझा था कि अगर कोई एम्बुलेंस है तो वो प्रॉपर उसके लिए स्पेस और उसके लिए इजी एक्सेसिबल एरियाज होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से प्रॉपर इक्विप्ड होनी चाहिए। सो उसी तरीके से अगर कोई ट्रांसफ्यूजन हो रहा है किसी भी पेशेंट का, तो ट्रांसफ्यूजन के लिए जो सर्विसेबल चीजें हैं वो सेफली, एक तो वो सर्विस स्कोप ऑफ सर्विस का पार्ट होना चाहिए, दूसरा उसको सेफली परफॉर्म किया जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट एलिमेंट की बात कर लेते हैं, सीओपी नंबर 8 के ऑब्जेक्ट क्या है, तो कमिटमेंट की बात कर लेते हैं। स्कोप ऑफ द ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज इज द commensurate with the services provided by the organization। जो भी ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज हैं वो commensurate होंगी जो भी सर्विस प्रोवाइडेड रहे और वो स्कोप ऑफ द सर्विसेज का पार्ट होंगी। कोर की बात कर लेते हैं, ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड और ब्लड कंपोनेंट इज डन सेफली। अगर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कोई भी इस तरीके का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है और ब्लड से रिलेटेड कंपोनेंट का ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, तो वो प्रोसीजर सेफली मैनर में किया जाना चाहिए। प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद में, प्रॉपर लैब टेस्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही परफॉर्म किया जाना चाहिए। कमिटमेंट नंबर सी की बात कर लेते हैं, ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स आर यूज रेशनली एज पर द जो भी उसका ब्लड ग्रुप है पेशेंट का, उसी के अकॉर्डिंगली और रेस वाइज ही यूज में लिया जाना चाहिए। कमिटमेंट नंबर डी की बात कर लेते हैं, द इन्फॉर्म कंसेंट टू ऑब्टेन द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड और ब्लड कंपोनेंट। अगर कोई भी ब्लड से और ब्लड कंपोनेंट से रिलेटेड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो जो भी उसके पेशेंट के कंसेंट फॉर्म है उनको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि इस तरीके का कोई प्रोसीजर है जो आपके पेशेंट के साथ किया जा रहा है।
इन्फॉर्म कंसेंट ऑल्सो द इंक्लूडिंग पेशेंट एंड पेशेंट फैमिली एजुकेशन अबाउट द डोनेशन। अगर कोई पेशेंट पार्टी है तो ऑर्गेनाइजेशन की साइड से ये एफर्ट किया जाना चाहिए कि उसको डोनेशन के लिए भी मोटिवेट किया जाए और एजुकेट किया जाए उस पार्टी को। कमिटमेंट नंबर एफ की बात कर लेते हैं। ब्लड कंपोनेंट्स आर अवेलेबल फॉर यूज इन अ इमरजेंसी सिचुएशन विद इन द डेफिनेशन टाइम फ्रेम। सो जो भी टाइम फ्रेम है उसी के अकॉर्डिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज इमरजेंसी में हर समय अवेलेबल होना चाहिए और पेशेंट को ट्रांसफ्यूज हो जाना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी कंडीशन क्यों ना हो पेशेंट का, राइट। चाहे उसके पास में डोनर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इफ एनी पेशेंट नीडेड द ब्लड देन द ऑर्गेनाइजेशन है जो for particular responsibility that the transfusion not delayed or on time or on time frame but done properly on time, right? So that is the main things of any transfusion. अचीवमेंट जी की बात कर लेते हैं। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इज कलेक्टेड रिएक्शन इज इफ एनी आइडेंटिफाई और आर एनी एनालाइज्ड फॉर प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शन। हमेशा ये भी ध्यान में रखना होता है कि प्री और पोस्ट के बाद में पेशेंट की कंडीशन को रीअसेस किया जाता है और अगर कोई पेशेंट को ऐसा कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो उसका या कोई इंसिडेंस हुआ है तो उसका प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शन आपके पास में अवेलेबल डॉक्यूमेंटेड अवेलेबल होना चाहिए। अचीवमेंट नंबर एच की बात कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व इम्प्लीमेंटेड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। अगेन द ऑर्गेनाइजेशन के पास में क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम की गाइडलाइन होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों एनएबीए चैप्टर सीओपी स्टैंडर्ड सीओपी 9, जिसके बारे में द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स केयर इन द इंटेंसिव केयर एंड हाई डिपेंडेंसी यूनिट इन द सिस्टमेटिक मैनर। सो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्विस प्रोवाइड करवाएगी आईसीयू का भी और हाई डिपेंडेंसी यूनिट का भी सिस्टमेटिक मैनर के अंतर्गत, अगर वो उस चीज के लिए सर्टिफाइड है और ऑथोराइज्ड है तो। चलो समझते हैं स्टैंडर्ड सीओपी 9 के ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स को। तो कमिटमेंट नंबर ए, केयर ऑफ द पेशेंट इज इंटेंसिव केयर और हाई डिपेंडेंसी यूनिट इज द प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द रिटन गाइडेंस। के हॉस्पिटल के पास में अगर उसका पास में लाइसेंस है तो आईसीयू और हाई डिपेंडेंसी केयर यूनिट को चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी रिटन गाइडेंस की जरूरी होना जरूरी है, कंपलसरी है, राइट। कमिटमेंट नंबर बी की बात कर लेते हैं। द डेफिनेशन द डिफाइंड एडमिशन एंड डिस्चार्ज क्राइटेरिया फॉर द इंटेंसिव केयर और हाई डिपेंडेंसी यूनिट आर इम्प्लीमेंटेड। सो अगर कोई भी पेशेंट वहां पे एडमिशन होगा, एडमिट होगा आईसीयू के अंदर और हाई डिपेंडेंसी यूनिट के अंदर, तो उसका एडमिशन और डिस्चार्ज प्रोसेस जो कि इम्प्लीमेंट प्रोसेस है और वो होना चाहिए और वो रिटर्न में आपके पास में अवेलेबल होगी, राइट। तो कमिटमेंट नंबर सी की बात कर लेते हैं। एडिक्वेट स्टाफ एंड इक्विपमेंट आर अवेलेबल। सो जो भी आईसीयू है, जो भी आपका हाई डिपेंडेंसी केयर यूनिट है, उसके अंदर वेल इक्विप्ड होना चाहिए और अपडेटेड इक्विपमेंट होना चाहिए, राइट। एडिक्वेट द स्टाफ और आई का जो रेशियो होता है कोई भी स्टाफ के लिए, जैसे अगर वेंटिलेटर वाला पेशेंट है तो 1:1 रेशियो होता है कि एक वेंटिलेटर पेशेंट को एक ही स्टाफ नर्स देखेगा। तो इस तरीके से एडिक्वेट स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए और इक्विपमेंट आर अवेलेबल, जो उसके लिए इक्विपमेंट की नीड होता है। कार्डियक मॉनिटर हो गया, वेंटिलेटर हो गया, फाइब्रोसेंस बेड हो गए, तो ये जो भी इक्विपमेंट के लिए जरूरी है वो सारी की सारी लिस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के पास में होनी चाहिए और वो उस यूनिट के अंदर भी अवेलेबल होना चाहिए। एक्सीलेंस की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन endeavors to upgrade its physical infrastructure to meet the national and international guidelines. So एक्सीलेंसी इतना ही है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो जो कि नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइन को फॉलो करता हो। कमिटमेंट नंबर ई की बात करते हैं। डिफाइन प्रोसीजर फॉर द सिचुएशन ऑफ द बेड शॉर्टेज और फॉलोड। इफ एनी केस कोई पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन का है और आपके पास में बेड अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपके पास में डिफाइन पहला तो ये चीज के डिफाइन क्राइटेरिया होना चाहिए कि कौन से पेशेंट को हमें आईसीयू में भेजना है, कौन से को नहीं भेजना है। अगर बेड अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन क्या है, उसको भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे पास में अगर नहीं होगा तो हम किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे और किस तरीके से हम उसको ट्रांसफर करेंगे। दैट इज द सिंपल थिंग्स। कमिटमेंट नंबर एक्ट की बात कर लेते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस आर फॉलोड और उस इनफैक्ट अगेन आईसीपी इज द बिग रोल इन द हॉस्पिटल। सो वो गाइडलाइन आपको फॉलो करनी पड़ेगी और उनको आपके पास में रिटन गाइडेंस होना चाहिए। अचीवमेंट की बात कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन सॉल इम्प्लीमेंटेड अ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। अगेन आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम तो रन करना ही पड़ेगा और उसका रिटन गाइडेंस और रिटन जो भी डेटा होगा वो सारा एविडेंस बेस्ड होता है, तो उसको हमेशा टाइम टू टाइम कैप्चर किया जाता है और हर एक चीज का टैग होता है, राइट। कमिटमेंट नंबर एच की बात कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ मैकेनिज्म टू काउंसिल द पेशेंट एंड द फैमिली
पीरियडिकली अगर कोई भी पेशेंट ऐसा कुछ है जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में एडमिट होता है या आईसीयू में जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को पेशेंट फैमिली को किस तरीके से संभालना है, किस तरीके से काउंसिल करना है, ये पीरियडिकली किस तरीके से उनको मेंटली स्ट्रांग बनाना है, ये टेक्निक होनी चाहिए और काउंसलर के रूप में किसी बंदे को अपॉइंट भी करना चाहिए। NABH chapter COP standard COP 10 organization provide safe obstetric care। सो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड करेगी सेफ केयर के लिए ऑब्स्टिक जो भी गायनिकोलॉजिक पेशेंट होते हैं उनके लिए सेफ एनवायरनमेंट के साथ में सेफ केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए समझते हैं COP 10 के ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स को। कमिटमेंट नंबर ए, द ऑब्स्ट्रिक सर्विस केयर ऑर्गेनाइज एंड प्रोवाइड सेफली। जो भी गायनिकोलॉजिकल सर्विसेज हैं वो अच्छे तरीके से प्रोवाइड और सेफली मैनर में प्रोवाइड किए जाने चाहिए। और कमिटमेंट नंबर बी, द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड केयर ऑफ द हाई रिस्क ऑब्स्ट्रिक केसेस एंड वेयर नीडेड रेफर them to another appropriate center। So if any case the organization don't have any setup like that कि वो गायनिक पेशेंट को सर्व कर सकें, तो पहले तो जो उनका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करें और फिर उनको अगर कोई हाई रिस्क केसेस हो रहे हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, स्पेशली उसमें स्पेशलाइज्ड नहीं है, तो किस तरीके से रेफर करना है वो भी अप्रोप्रिएट तरीके से उनके पास में चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। एक सेफ्टी फ्रेमवर्क अवेलेबल होना चाहिए कि इफ एनी केस ये केस बिगड़ता है या ये केस इस तरीके की प्रायोरिटी का केस आता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस तरीके से। कमिटमेंट नंबर सी की बात कर लेते हैं। पर्सन कैरिंग ऑफ द हाई रिस्क ऑब्स्ट्रिक केसेस आर कॉम्पिटेंट। सो अगेन हाई रिस्क केसेस हैं तो उसकी किस तरीके से केयर करनी है ये चीज उस ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए। कमिटमेंट नंबर डी, एंटीनेटल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। ऑफकोर्स अगर आप गायनिकोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपको एंटीनेटल सर्विस एक स्कोप सर्विस का पार्ट होना चाहिए और वो ऑफकोर्स आपको करना पड़ेगा। कमिटमेंट नंबर ई की बात कर लेते हैं। ऑब्स्ट्रिक पेशेंट असेसमेंट आल्सो इंक्लूड द मैटरनल न्यूट्रिशन। अगेन जो भी ऑब्स्ट्रिक पेशेंट होते हैं उनके लिए न्यूट्रिशनल बहुत मैटर करता है। सो वो किस तरीके से कंसल्टेशन करवाते हैं ये आप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है, लेकिन वो रिटर्न में और जो भी फॉलोड बाय ऑर्डर है बाय द डॉक्टर की साइड से वो प्रॉपर तरीके से फॉलो होना चाहिए और रिटर्न में होना चाहिए, राइट। कमिटमेंट नंबर एफ की बात कर लेते हैं। अप्रोप्रिएट प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल मॉनिटरिंग इज परफॉर्म। सो अगर कोई पेशेंट किसी भी बेबी का डिलीवरी होता है, किसी भी मदर का डिलीवरी होता है, तो प्रीनेटल और पोस्टनेटल मॉनिटरिंग किस तरीके से किया जाएगा उसकी जानकारी उस ऑर्गेनाइजेशन को होनी चाहिए और उस तरीके का सेटअप अवेलेबल होना चाहिए। कमिटमेंट नंबर ई के बाद जी की बात कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग फॉर हाई रिस्क ऑब्स्ट्रिक केसेस हैज टू फैसिलिटी टू द टेक केयर ऑफ एन यूनिट ऑफ सच केसेस। अगर कोई न्यू केस हाई रिस्क केसेस आते हैं तो उनको कैसे मैनेज करना है वो आप पता होना चाहिए। अगर वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, तो उस पेशेंट को कैसे ट्रांसफर करना है वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए। दोस्तों NABH चैप्टर COP स्टैंडर्ड COP 11। सो द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सेफ पीडियाट्रिक सर्विस। सो अगेन उन्होंने फोकस किया है चैप्टर 11 स्टैंडर्ड 11 के अंतर्गत कि जो पीडियाट्रिक केसेस होते हैं उनकी सर्विसेज जो है वो सेफ्टी पूर्वक किया जाना चाहिए, राइट। सो उसी के बारे में हम इसके ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या है वो आगे समझेंगे। स्टैंडर्ड COP 11 की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सेफ पीडियाट्रिक सर्विस, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। ऑब्जेक्ट एलिमेंट की बात करें तो कमिटमेंट नंबर ए, पीडियाट्रिक सर्विस आर ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोवाइड सेफली। जो भी पीडियाट्रिक सर्विस है वो एक तो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए और सेफली मैनर में प्रोवाइड किए जाने चाहिए। कमिटमेंट नंबर बी की बात कर लेते हैं। नियोनेटल केयर इज द consonance with the नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइंस। तो जो नियोनेटल केयर है वो अगेन मैच करेगी किसको, नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइन को। कमिटमेंट नंबर सी की बात कर लेते हैं। दोज हु केयर ऑफ द चिल्ड्रंस हैव एज स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी। सो जो भी उन बच्चों की देखभाल करेंगे वो उनके लिए एज स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी और स्किल बेस्ड कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। कमिटमेंट नंबर डी की बात कर लेते हैं। द प्रोविजंस आर मेड फॉर अ स्पेशल केयर फॉर ऑफ द चिल्ड्रन। सो अगेन अगर कोई बच्चों की केयर है तो स्पेशल केयर ऑफ द चिल्ड्रन की अगर जरूरत है तो ऑफ कोर्स दिया जाना चाहिए। कमिटमेंट नंबर ई की बात कर लेते हैं। पीडियाट्रिक असेसमेंट इंक्लूड ग्रोथ, डेवलपमेंट, इम्यूनाइजेशन असेसमेंट। सो जब भी आप पीडियाट्रिक असेसमेंट करोगे तो उसमें क्या इंक्लूड करना है आपको, उस बच्चे का ग्रोथ कितना हुआ, डेवलपमेंट कितना हुआ और इम्यूनाइजेशन किस प्रोसेस तक पहुंचा है, तो ये तीन चीजें उसमें इंक्लूड होंगी। कमिटमेंट नंबर एफ की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हैज मेजर इन प्लेस टू prevent child neonate education and abuse। अगेन
कि ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों को मेजर करेगी और प्लेस करेगी किस और प्लेस टू प्रिवेंट करेगी किसको, चाइल्ड नियोनेट एब्डक्शंस ना हो और उनका अब्यूज ना हो दोस्तों, मतलब चाइल्ड लेबर ना हो और चाइल्ड का अब्यूज ना हो किसी भी तरीके का, वो फिजिकली हो, मेंटली हो या सेक्सुअली हो, किसी भी तरीके का अब्यूज नहीं होना चाहिए। कमिटमेंट नंबर जी की बात करते हैं, द चाइल्ड्स फैमिली मेंबर्स आर एजुकेटेड अबाउट न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन एंड सेफ पेरेंटिंग। सो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये तीन चीजें हमेशा जब भी कोई पेशेंट डिस्चार्ज हो तो उनको उनके फैमिली मेंबर को समझा देनी चाहिए कि बच्चे का न्यूट्रिशन कैसा होगा, बच्चे का इम्यूनाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है और किस किस स्तर पर वो आगे बढ़ेगा, और आपको किस तरीके से सेफ पेरेंटिंग की भावना को, जो मदरहुड है, जो पेरेंटहुड है, उसको किस तरीके से आगे लेके जाना है, बच्चे के साथ किस तरीके का व्यवहार करना है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उन फैमिली को क्या करेगा, एजुकेट करेगा। NABH chapter COP standard COP 12. So again procedural sedation provided consistently and safely. अगर किसी भी व्यक्ति को sedation दिया जाना चाहिए तो consistent वे में और safe manner में दिया जाना चाहिए। इसके ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या है वो समझेंगे आगे। COP 12 के ऑब्जेक्ट एलिमेंट समझते हैं। कमिटमेंट नंबर ए, द प्रोसीड्यूरल सेडेशन इज द एडमिनिस्ट्रेड इन द कंसिस्टेंट मैनर, जहां भी जरूरत है तो उसको कंसिस्टेंसी बना के रखना है। कमिटमेंट नंबर बी, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोसीड्यूरल सेडेशन ऑफ द ऑब्टेन्ड। अगेन आपको जो पेशेंट कंसर्न फॉर्म पर्सन है उसको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम सेडेशन क्यों दे रहे हैं और उसका मतलब क्या है, राइट, उसका इम्पोर्टेंस ही क्या है। कमिटमेंट नंबर सी की बात कर लेते हैं, द कंपोनेंट एंड ट्रेन्ड पर्सन एडमिनिस्टर सेडेशन। सो अगेन सेडेशन वही व्यक्ति देगा जो उसमें ट्रेन होगा, कॉम्पिटेंट होगा, वही व्यक्ति उसको सेडेट करेगा, राइट। कमिटमेंट नंबर डी की बात कर लेते हैं, द पर्सन मॉनिटरिंग सेडेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन परफॉर्मिंग द प्रोसीजर। जब भी किसी भी पेशेंट को सेडेशन दिया जाएगा तो उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि वो क्यों दिया गया है, कितने टाइम पर दिया गया है और कब तक उसका सेडेशन असर रह सकता है। कमिटमेंट नंबर ई की बात कर लेते हैं, इंट्रा प्रोसीजर मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग एट द मिनिमम द हार्ट रेट, कार्डियक रिदम, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड लेवल ऑफ द सेडेशन। सो जब भी आप कोई प्रोसीजर करोगे तो उस दौरान क्या क्या मॉनिटर करेंगे, वो पेशेंट का हार्ट रेट कितना है, कार्डियक रिदम क्या है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है और लेवल ऑफ द सेडेशन कितना है, इसका आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। कमिटमेंट नंबर एफ की बात कर लेते हैं, पेशेंट आर मॉनिटरिंग आफ्टर सेडेशन एंड द सेम इज डॉक्यूमेंटेड। सो सेडेशन के तुरंत बाद भी आपको पेशेंट को मॉनिटर करना है और वो सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट करनी है। कमिटमेंट नंबर जी की बात कर लेते हैं, क्राइटेरिया आर यूज्ड टू द डिटरमाइन the appropriateness of the discharge from the ऑब्जर्वेशन और रिकवरी एरिया। इफ एनी केस कोई पेशेंट ओटी में और वहां से डिस्चार्ज और ट्रांसफर किया जा रहा है तो अगेन वो रिकवरी एरिया में रखा जाएगा कुछ टाइम पीरियड तक, उसको मॉनिटर किया जाएगा, देन उसको शिफ्ट किया जाएगा। कमिटमेंट नंबर एच, इक्विपमेंट और वर्कफोर्स आर अवेलेबल टू मैनेज पेशेंट हु have gone into the deeper level of the sedation than initially intended. So जो भी इक्विपमेंट और वर्कफोर्स है वो अवेलेबल होने चाहिए हमेशा पेशेंट को मैनेज करने के लिए। इफ एनी केस कोई पेशेंट डीप सेडेशन में जाता है तो कैसे मैनेज करना है ये भी उस ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए और उसके जो ट्रेन पर्सन है, स्किल्ड क्वालिफाइड पर्सन है, उनको मैनेज करना आना चाहिए। NABH चैप्टर COP स्टैंडर्ड COP 13 क्या है? So anesthesia service care provided in the consistent and safe manner. So again उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट अवेलेबल होना चाहिए। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशली इंटेंसिव केयर यूनिट और हाई डिपेंडेंसी यूनिट के साथ में काम करती है तो अगर वो एनेस्थेसिया सर्विस केयर है तो उसको कैसे मैनेज, इसके कंपोनेंट ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या है वो जानेंगे आगे। COP 13 के ऑब्जेक्ट एलिमेंट को समझ लेते हैं। कमिटमेंट नंबर ए, एनेस्थीसिया सर्विस आर प्रोवाइडेड इन द कंसिस्टेंट मैनर। कंसिस्टेंट मैनर में एनेस्थीसिया सर्विस प्रोवाइड किया जाना चाहिए पेशेंट को। कोर कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, द pre-anesthesia assessment result in the formulation of the anesthesia plan which is the documented। अगर कोई भी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाना है तो उससे पहले एक असेसमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट। सो जब भी कोई डॉक्टर प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट करेगा तो वो चीजें डॉक्यूमेंट होंगी। कमिटमेंट नंबर सी की बात कर लेते हैं, द प्री इंडक्शन असेसमेंट इज परफॉर्म एंड डॉक्यूमेंटेड। सो जब भी किसी पेशेंट का प्री इंडक्शन होगा वो असेसमेंट जो होगा वो परफॉर्म होगा और डॉक्यूमेंटेड होगा।
कमिटमेंट नंबर डी की बात कर लेते हैं। द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एनेस्थीसिया। जो भी पेशेंट के कंसर्न पर्सन है उनको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट उन चीज के बारे में इन्फॉर्म करेगा कि वो कौन सा एनेस्थीसिया यूज करेंगे और उसका पर्पज क्या है। कोर कंपोनेंट अगेन दोस्तों इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ड्यूरिंग एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग रेगुलर रिकॉर्डिंग ऑफ द टेम्परेचर, heart rate, cardiac rhythm, respiratory rate, blood pressure, oxygen saturation, and टाइडल कार्बन ऑक्साइड। सो ये बहुत जरूरी होता है कि जब भी किसी भी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाएगा, एनेस्थीसिया देने के तुरंत बाद इन सब चीजों में जैसे टेम्परेचर हो गया, हार्ट रेट हो गया, कार्डियक रिदम हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ऑक्सीजन सेचुरेशन हो गया और एंड टाइडल कार्बन ऑक्साइड को मॉनिटर करेंगे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, जब तक वो उस चीज का सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता है कि पेशेंट को कोई हार्म तो नहीं है। कमेंटमेंट नंबर एट की बात कर लेते हैं। पेशेंट पोस्ट एनेस्थीसिया स्टेटस इज मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंटेड। आफ्टर द एनेस्थीसिया पेशेंट का क्या असेसमेंट रहा, क्या स्टेटस रहा, वो मॉनिटर होगा, डॉक्यूमेंटेड होगा। जी की बात कर लेते हैं। कमेंटमेंट नंबर जी की, द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट अप्लाइड डिफाइन क्राइटेरिया टू ट्रांसफर द पेशेंट फ्रॉम द रिकवरी एरिया। के पेशेंट को रिकवरी एरिया से कैसे शिफ्ट करना है, वो सारी चीजें डिफाइन होंगी और वो डॉक्यूमेंटेड होंगी। The type of anesthesia and anesthetic medication used are documented in the patient record. So anesthesiologist ने कौन सी anesthesia का यूज किया, कौन सी anesthetic कंडीशन में पेशेंट को मेडिकेशन दिया गया, वो सारे पेशेंट के रिकॉर्ड बुक में अवेलेबल होना चाहिए। कमेंटमेंट नंबर आई की बात कर लेते हैं। द प्रोसीड्यूरल सॉल्व कंपाइल विद द इन्फेक्शन एंड कंट्रोल गाइडलाइंस टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन बिटवीन द पेशेंट। सो अगेन आईपीसी का आपको बहुत ध्यान रखना है, आईपीसी की गाइडलाइन को बहुत मैनेज करना पड़ता है। अचीवमेंट की बात कर लेते हैं। इंट्रा ऑपरेटिव एडवर्स एनेस्थीसिया इवेंट्स आर रिकॉर्डेड और मॉनिटर्स। इफ एनी केस अगर किसी पेशेंट को इंसिडेंस होता है तो उसको आपको रिकॉर्ड करना है और मॉनिटर करना है कि ये हुआ क्यों और कैसे हुआ और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, राइट। NABH चैप्टर COP स्टैंडर्ड COP 14 क्या है? सर्जिकल सर्विस से आर प्रोवाइडेड इन द कंसिस्टेंट एंड सेफ मैनर। इफ एनी केस कोई पेशेंट सर्जिकल के लिए आता है तो वो भी कंसिस्टेंट होना चाहिए और सेफ मैनर में प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अब इसका कोर कंपोनेंट क्या है और स्टैंडर्ड और कोर कंपोनेंट क्या है और स्टैंडर्ड एलिमेंट स्टैंडर्ड्स और ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स क्या है वो समझेंगे आगे। COP 14 का ऑब्जेक्ट एलिमेंट की बात कर लेते हैं। कमिटमेंट नंबर ए, सर्जिकल सर्विस आर प्रोवाइडेड इन द कंसिस्टेंट और सेफ मैनर। कंसिस्टेंट होगा और सेफ मैनर में आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। कमिटमेंट नंबर बी की बात कर लेते हैं। द सर्जिकल पेशेंट है वो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, जो भी सर्जिकल पेशेंट होंगे उनका प्री ऑपरेटिव असेसमेंट होगा, डॉक्यूमेंट होगा, प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस होगा, प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोवाइडेड बिफोर सर्जरी कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है उस पेशेंट के लिए, वो सारी की सारी चीजें आपकी साइड से प्रोवाइड किया जाएगा। उनका डायग्नोसिस क्या था, क्यों किया जा रहा है, क्या है, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट क्या है, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट होगा, राइट। कमिटमेंट नंबर सी की बात कर लेते हैं। इन्फॉर्म कंसेंट इज द ऑब्टेन्ड बाय द सर्जन बिफोर द प्रोसीजर। जो भी पेशेंट के कंसेंट फॉर्म है वो सर्जन के थ्रू पेशेंट के रिगार्डिंग उनकी हिस्ट्री बताया जाएगा। कोर कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। केयर इज टेकन टू द प्रिवेंट एडवर्स इवेंट लाइक द रॉन्ग साइड, रॉन्ग पेशेंट और रॉन्ग सर्जरी। अगेन आपको पेशेंट को 5R को नहीं बोलना है, राइट पेशेंट राइट टाइम राइट डोज। तो जो भी सर्जरी होगा वो आपको कोई भी एडवर्स इवेंट होने से बचना है, राइट। आपको चीजों को क्लैरिफाई करना है, रीक्लैरिफाई करना है जब तक आप फुली सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाते हैं। कमिटमेंट नंबर ई की बात कर लेते हैं। एन ऑपरेटिव नॉट इज द डॉक्यूमेंटेड बिफोर ट्रांसफर आउट ऑफ patient from recovery. An operative note is documented. So again जो भी पेशेंट ऑपरेट के लिए आ रहा है वो डॉक्यूमेंटेड होगा, तब जाके वो पेशेंट ट्रांसफर होगा फ्रॉम रिकवरी एरिया से। पहले उसकी सारी चीजों को हिस्ट्री को अच्छे से मॉनिटर किया जाएगा, रिकवरी के बाद में चीजों को डॉक्यूमेंट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट करने के बाद में तभी उस पेशेंट को ट्रांसफर किया जाएगा और रेफर किया जाएगा, राइट। पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज द गाइडेड बाय द डॉक्यूमेंटेड प्लान। अगेन पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो डॉक्यूमेंटेड प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा कि डॉक्टर ने क्या लिखा है, किस टाइम पे कौन से आईवी फ्लूइड लाइन को मैनेज करना है, कैसे करना है, राइट, इरिगेशन कैसे करना है। तो ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड होंगी पहले से और जिसकी को जो नर्सिंग स्टाफ है उसके थ्रू क्या किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा।
The patient personal and material flow conform to the infection control practice. So again IPC की इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल गाइडलाइन को फॉलो करना है पेशेंट की सेफ्टी के लिए भी, और वो फ्लो कंफर्म होगा इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस के लिए भी। कमिटमेंट नंबर एच की बात कर लेते हैं। अप्रोप्रिएट फैसिलिटी इक्विपमेंट इन इंस्ट्रक्शंस सप्लाईज आर अवेलेबल इन द ऑपरेटिव थिएटर। सो जो भी ऑपरेशन थिएटर है उसके अंदर अप्रोप्रिएट मात्रा में फैसिलिटी होनी चाहिए, वेल इक्विप्ड होना चाहिए, स्टरलाइज्ड टेक्निक यूज होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होना चाहिए, और जो भी चीज़ों की जरूरत पड़े वो इमरजेंसी में उस ओटी के अंदर अवेलेबल होगी, राइट। सो अचीवमेंट की बात कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन सॉल इम्प्लीमेंट क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। अगेन कोई भी ऑपरेटिव थिएटर है तो उसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के बिना तो वो चीजें अचीव करना पॉसिबल ही नहीं होता है। डेट इज कॉल्ड एसएसआई, राइट, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सो वी कैन यूज द केयर बंडल्स, राइट, इफ एनी केस पेशेंट going for the surgery, or after that you manage the care bundle against with the patient, right? So you can prevent, you can better outcome, part of the better journey, recovery of the journey of the patient, right? So achievement J की बात कर लेते हैं। The quality assurance program includes surveillance of the operation theater environment. So again दूसरा जो achievement है, जो भी ऑपरेशन थिएटर है उसके एनवायरनमेंट को अगेन एंड अगेन आपको क्वालिटी को एश्योर करना पड़ेगा और उनका सर्विलेंस मोड पे रखना पड़ेगा। मुझे भरोसा है दोस्तों कि आपको ये दूसरे वीडियो की तरह ये भी वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो एनएबीएच चैप्टर नंबर 2 है सीओपी, उसके स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्ट एलिमेंट सीओपी 8 से लेकर के 14 तक एक्सप्लेन किया है, और हर एक शब्द को, हर एक पॉइंट को हमने पॉइंट टू पॉइंट जाकर के समझाने की कोशिश किया है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है और आपको लगा है कि इस चीज़ से हमें कुछ इम्पोर्टेंसी मिली है, कुछ नया सीखा है, अगेन ये मेडिकल के लिए सीओपी चैप्टर बहुत मायने रखता है। आप किसी भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, किसी भी क्लिनिक पे काम करते हैं, तो अगर आपको स्टैंडर्ड जो है वो सीओपी की गाइडलाइन को ही फॉलो करता है, और सीओपी गाइडलाइन जो है वो स्पेशली मेडिकल पर्सनल के लिए है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है। आप नेक्स्ट वीडियो जो भी आ रहा है हमारा वो 15 से लेकर के नेक्स्ट का होगा। सो आप ये वीडियो हमारा कंसिस्टेंटली में कंटिन्यू वे में देखें, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट है, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई कि हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आई और हमें इस चीज़ पे डाउट है, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेल आइकन को भी दबा दें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे होगा ये कि जो हमारा मिशन है शिक्षा कहीं भी कभी भी है, उसके साथ में आप जुड़ सकते हैं और एनी मेडिकल ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और अपना प्यार इसी तरीके से बनाओ।